डॉक्टर भरत कुमार जी, आपका महिला पतंजलि योग की कक्षा में स्वागत है। आप हमारे यहाँ पर आज दूसरी बार पधार रहे हैं। और डॉक्टर भरत जी जो डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइको स्पिरिचुअल थेरेपी काउंसलिंग एंड रिसर्च से। और आपका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आपने पीएचडी साइकोलॉजी, एमफिल इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी एफटी, एमए एजुकेशन, सीआईजी, सीएएचसी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आपने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज किए हैं। आप एक फैकल्टी हैं साइंस के और साइकोलॉजी के इन अलग अलग कॉलेजेज में। और आपने 60 से ऊपर के इंटरनेशनल पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश किए हुए हैं वर्ल्ड वाइड। आप एक मेंबर भी हैं एपीए, आईएएपी और बीसीपीए के। और आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं पिछले 20 सालों से और सुपरवाइज करते हैं 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स के। आपका आज हमारी महिला पतंजलि योग की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज का आपका विषय है मानसिक अवसाद और योग में उसकी भूमिका। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी को करबद्ध प्रणाम। अगर आपके इंग्लिश में रखें सर, हिंदी में मिक्स रखें? दोनों चल सकता है सर। अगर आप देखेंगे नियर बाय योर एरिया, अपने घर के आसपास भी आप देखेंगे, अपने रिश्तेदारों में आप देखेंगे, अगर आप स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो भी वहां आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से बात नहीं करना चाहते। वो अकेले बैठे रहते हैं, चुप रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करना चाहते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ, उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, एंड दे यूज टू क्राई, वो रोते बहुत हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी रीजन से परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर हम डिप्रेशन के बारे में सोचें तो इस समय डिप्रेशन, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में 20% से ज्यादा पॉपुलेशन डिप्रेशन का शिकार है। और उससे भी बुरी बात यह है कि 20% से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का शिकार हैं, और हार्डली 2% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं और जिन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ एक बहुत बड़ी संख्या डिप्रेशन के पेशेंट्स की ऐसी है जिसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, और ना उनको कोई सुनने वाला भी है, ना कोई उनको समझने वाला है। अपने आसपास के एरिया में जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, सो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे एवरी वीक, हफ्ते में एक का आप एनालिसिस कीजिएगा, 7 दिन के न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो रोज कोई ना कोई सुसाइड जरूर कर रहा है। अगर आप एक सिटी की बात करें, मैं बहुत बड़े एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ओनली देहरादून की बात करें, ठीक है, देहरादून रीजन की भी बात करें, तो एक महीने में 10 से ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं देहरादून सिटी के एरिया में। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ सुसाइड बहुत ज्यादा है। सुसाइड का रीजन क्या है? सिंपल डिप्रेशन। इसके बाद हम आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, घर के अंदर सास बहू में प्रॉब्लम है। ओके, इसके अलावा घर के दूसरे मेंबर्स के बीच में आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी बहुत बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? डिप्रेशन। सो नाउ थिंग इज दैट, क्या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया क्या जाए? अब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको साइकोटिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? वो जो मेडिसिन आपको दी जाएंगी वो डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगी और दूसरी समस्याएं पैदा करेंगी, ये फिक्स है। क्योंकि डिप्रेशन की जितनी भी मेडिसिन होती है एडिक्टिव होती हैं, ड्रग्स होते हैं उसमें, वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाती हैं। लेकिन डॉक्टर की मजबूरी ये है कि एक केस ऐसा होता है, कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट की, विदाउट मेडिकेशन काम नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या डिप्रेशन को विदाउट मेडिकेशन मैनेज किया जा सकता है? कैन बी मैनेज आवर डिप्रेशन विदाउट मेडिकेशन? सो अगर हम इसमें बात करें तो 3 चीजें इसमें आती हैं कि हम डिप्रेशन को कैसे मैनेज करें।
एक होता है साइकोलॉजिकल थेरेपीज। जब साइकोलॉजिकल थेरेपीज की आप लोग बात करेंगे तो एक डर मन के अंदर आ जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डर लगता है। वी जनरली अवॉइड साइकोलॉजिस्ट। दूसरा तरीका जो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप घर पे बैठकर भी कर सकते हैं, वो है माइंडफुलनेस। पूर्ण रूप से आसपास जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना, माइंडफुलनेस। लेकिन माइंडफुलनेस में प्रॉब्लम क्या है कि कोई ट्रेनर आपके साथ जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका ध्यान बार बार भटकेगा और आप वापस डिप्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी और बेहद आसान मेथड है योगा। सो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हम मेडिकेशन तब शुरू करते हैं जब हमें लगता है कि अब विदाउट मेडिकेशन काम नहीं चलेगा। अदरवाइज जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो है योगा। योगा के थ्रू डिप्रेशन का इफेक्ट उतना ही है जितना किसी मेडिसिन के थ्रू। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया है, स्लीपलेसनेस, तो आप क्या करेंगे? नींद की गोली खाएंगे, स्लीप पिल खाएंगे। अच्छा, 1 वीक तो आप स्लीप पिल खाएंगे, आपको नींद आएगी। 1-2 वीक के बाद आपको नींद आना बंद हो जाएगा, देन यू नीड मोर टैबलेट्स। फिर हम क्या करेंगे? एक गोली के बजाय 1.5 गोली लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम नींद की गोलियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, नींद कम होती जाएगी। वहां ये प्रॉब्लम है। बट योगा इज बेस्ट मेथड टू डील विद ऑल दोज प्रॉब्लम्स। जैसे आपका इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, रोने का मन करता है, शरीर थका थका रहता है, बॉडी में अननेसेसरली पेन होता है। एक होता है साइकोसोमेटिक पेन। ये साइकोसोमेटिक पेन क्या है? आपके बॉडी के किसी हिस्से में दर्द की शिकायत है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी पूरी जांच की और डॉक्टर ने बोला कि प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। सो ऐसा दर्द बॉडी में जो होता है जिसका मेडिकली कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता, वो साइकोलॉजिकल पेन होता है। और कितने, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कम से कम 1 हफ्ते में एक बार सर में दर्द होता है? अपना बस हाथ ऊपर उठा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1 हफ्ते में एक बार सर दर्द होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नींद रात को कम से कम 2 बार खुल जाती है? ऑनेस्टली बताइए, कितने लोग ऐसे हैं सुबह उठने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं? ऐसा मन करता है एक बार फिर से सो जाएं, शरीर थका थका रहता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ लिक्विड चल रहा है, उसकी खुच खुच की आवाज आती रहती है, जैसे पेट में कोई लिक्विड है इधर उधर घूम रहा है। आपको सरप्राइज होगा, पेट में बनने वाली गैस मेडिकल के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी होती है। 50% से ज्यादा जो पेट का प्रॉब्लम है वो एंजाइटी और डिप्रेशन से होता है। कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है महीने में 1-2 बार? हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है? अब कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आप त्रिफला ले रहे हैं, बहुत सारी दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, लग्जरी मार्केट में बहुत सारी आती है कि आप शाम को सोने से पहले एक ढक्कन ले लीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। समझना ये है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है ये क्यों हुआ है। कॉन्स्टिपेशन होने के 2 रीजन हैं, ये तो खाने में कोई गड़बड़ थी या फिर आप मानसिक तनाव में हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये दोनों कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पर रेस्पॉन्सिबल हैं। जिन लोगों को तनाव ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है या डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी रीजन से हमारे अंदर कोई तनाव है, कोई डिप्रेशन है और हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, आप कितनी भी दवाई खाते रहिए, लूज मोशन लगाते रहिए, दवाई बंद करेंगे तो फिर से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सो कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसा डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए? आप घर से बाहर निकल रहे 2-2 बार ताला चेक कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे गैस को 2-2 3-3 बार चेक कर रहे हैं। एक डर बना रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। आपका कोई बच्चा या कोई हस्बैंड या कोई वाइफ कोई भी घर से बाहर गया, एक अजीब सा डर मन के अंदर रहता है कि समथिंग विल गो रॉन्ग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं तनाव और डिप्रेशन के। अब सवाल यही है, क्या हमें मेडिकेशन लेना चाहिए? कोई भी अच्छा साइकेट्रिस्ट पहली कोशिश करता है कि पेशेंट को मेडिसिन ना देनी पड़े। क्यों? अगर मेडिसिन देनी पड़ी तो क्लाइंट जो है वो मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर वो मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो गया तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है पंत जी आपसे,
जो मेरी दूसरी आईडी है इस समय, उसमें मुझे को होस्ट कर दीजिए, मुझे कुछ शेयर करना है। जिसमें कैमरा ऑन नहीं भैया है ना, उसको co-host कर दीजिए। भैया भैया, ये हमारा वो ऑन क्यों नहीं हो रहा वीडियो जूम पे? डिले वाला बटन है। है मुझे कुछ शेयर करना है तो मैं यहां से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तब भी नहीं हो रहा। हाँ, आपने किया है? नहीं नहीं, आपने ना मेरी एक आईडी को जो किया है ना, वो दूसरे वाली आईडी को कर दीजिए। मैं दो अच्छा। डिवाइस यूज कर। एक में दूसरा मेरा वाला। कैमरा ऑन है, एक में कैमरा ऑन नहीं है। अच्छा। सर ये मेरे से पूछ रहा है मेक होस्ट। हाँ, मेक को होस्ट का ऑप्शन होगा उसमें। नहीं आ रहा ना। हाँ, चलिए। आप ठीक है, होस्ट बना दीजिए, मैं आपको रिवर्स कर दूंगा फिर इसको। ठीक है सर। ठीक है सर। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। आपने जो है ना, जिसमें मेरा कैमरा ऑन है उसी आईडी को किया है। आप देखिए, मेरी दो आईडी है, एक में अच्छा। कैमरा ऑन नहीं है। भारत कुमार दो बार आया होगा इसमें, उसका ऑडियो भी ऑफ है। अब आपको मैंने होस्ट बना दिया, इसलिए अब आपको ही अच्छा करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अब मैं खुद से कर लेता हूँ। मुझे एक मिनट दे दीजिए आप बस। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं यहां से खुद को कर लेता हूँ। थैंक यू, मैं आपको बाद में होस्ट बना दूंगा इसमें। सो अभी हम बात करेंगे कि योगा के हेल्प से जितने भी आपकी मानसिक परेशानियां हैं, जो स्पेशली तनाव और डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, उसको आप कैसे डील करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें दीजिए आप मुझे। सो दोज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ स्लीप, नींद का जिनको प्रॉब्लम है, या गुस्सा बहुत आता है, या मन दुखी दुखी रहता है, मन शांत रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जिसको होती है, या इसी तरह के दूसरे इश्यूज हैं कि आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, एक मन के अंदर डर बना हुआ रहता है आपके, उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो जिनको इंसोम्निया है उसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी हो सकती है। सबसे, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि हम इंडियंस को थोड़ा सा रहता है कि जब तक हम बाहर वाले से ना देख लें हमें तसल्ली नहीं होती। सो अगर आप खुलकर हंसते हैं और बहुत अच्छी नींद सो जाते हैं, तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या हो गया, हम हंस नहीं पाते, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है हंसने का, मोबाइल में इतना स्टिक हो गए हैं। अब बात करें डिप्रेशन की। सो डिप्रेशन की जो स्थिति है, ये कंटिन्यूस जब स्ट्रेस आपके अंदर चलती रहती है, वही स्ट्रेस धीरे धीरे तनाव बनाती है, और वो तनाव एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, वही एंजाइटी आपकी डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं आपके शरीर पर, कहाँ कहाँ असर पड़ेगा इसका। आपका जो फिजिकल बॉडी है, आपके हाथ पैर हैं, शरीर है, आप देखेंगे जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं उनके है, मोटापे की समस्या हो जाती है, और उससे भी डेंजरस ऑटो इम्यून डिजीज, हमारा खुद का शरीर हमारे अपने आप को ही खाने लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं कि आप डिप्रेशन से बच सकें। सो इसके कई तरीके हैं कि जहां आपके मन में कुछ तनाव चल रहा है, कोई बात चल रही है, वहां बैठकर बात करें। दूसरा जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग रोज करते हैं, मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली जॉगिंग की बात कर रहा हूं, तो आप तनाव को 50% से ज्यादा कम कर सकते हैं। कोई हैबी होनी चाहिए आपकी।
अगर आपको लगता है कि मैं हाउस वाइफ हूं या मैं ऑफिस मैन हूं और मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम निकालना होगा अपने लिए और थोड़ा सा काम अपनी हॉबी पर करें। आपकी निटिंग हॉबी हो सकती है, कुकिंग हॉबी हो सकती है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी एक हॉबी आप इसमें बनाइए। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेडिटेशन। अब आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं? प्लीज आप अपना हाथ उठाकर बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एवरी डे मेडिटेशन करते हैं? बहुत ही कम लोगों के हाथ आ रहे हैं मेडिटेशन के लिए। यस। सो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके जीवन में तनाव के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं, डिप्रेशन के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। फिर आता है डीप ब्रीदिंग। सो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि यही नहीं पता है डीप ब्रीदिंग करनी कैसे है। बस गहरी सांस ली और छोड़ दी, गहरी सांस ली और छोड़ दी। मिस्टेक क्या होता है, आपने डीप ब्रीदिंग किया, एक गहरी सांस ली और आपने उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश किया, और रोकने की कोशिश करने के बाद बहुत तेजी से आप उस सांस को छोड़ देते हैं। एक्चुअली सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसमें एक रिदम मेंटेन करना होता है। अगर आप रिदम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग आपके लिए यूजफुल नहीं है, वो उल्टा आपका तनाव बढ़ा देगी। सो अभी आप ट्राई करेंगे सभी मेरे साथ। आप जैसी आपको सुविधाजनक स्थिति लगे वैसी सुविधाजनक स्थिति में बैठिए। आप सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठिए। जब आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपने हाथों को रिलैक्स रखिए। अपने हाथों को रिलैक्स रखने के साथ धीरे धीरे सांस लीजिए। का तरीका क्या है, कितनी देर तक सांस लिया और कितनी देर तक सांस को हमने बाहर छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहचानने का एक सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, एयर को अंदर खींच रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अब काउंटिंग करना शुरू कर दे 1 से। ठीक है, सपोज आपने जब तक अपने फेफड़ों को, लंग्स को पूरा हवा से भरा, आपने 20 तक की गिनती पूरी कर ली। अब उस सांस को कुछ सेकंड अंदर रोकिए और फिर जब आप सांस छोड़ेंगे दोबारा से गिनती कीजिए। और आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कीजिए कि जितनी गिनतियां सांस लेते हुए आप कर पाए थे उतनी गिनतियां आप सांस छोड़ते हुए कर पाए। तो इस तरह से सांस लेने का टाइम और सांस को छोड़ने का टाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम ये प्रैक्टिस अभी करेंगे। तो आपको क्या डॉक्टर, करना है जी, हाँ, और डॉक्टर होल्ड करने का भी कुछ टाइमिंग है? आपने बोला कुछ होल्ड देर करने। होल्ड। हाँ, शुरू में आप क्या करेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड सांस रोकिएगा। होल्ड करने के लिए ओनली 10 सेकंड के आसपास। उसका भी तरीका क्या है, आपने सपोज एयर को अंदर लिया, इनहेल किया, 20 तक काउंट किया, ठीक है, आपने फिर 1 से 10 तक काउंट किया, उसमें होल्ड कर लिया, आपने मन में काउंट करना है। फिर वापस 1 से 20 तक काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर करना क्या है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ये काउंटिंग इंक्रीज करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ब्रीदिंग को इनहेल करने का काउंटिंग 20 है, तो इसको 25 पर ले जाएंगे, 30 पर ले जाएंगे। रोज ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे आप आराम से 50 तक काउंटिंग कर पाएंगे, इनहेल करते हुए भी, एक्सहेल करते हुए भी, और 50 काउंटिंग तक सांस को रोक भी पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अगर अदरवाइज क्या होगा, एकदम से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रेशर डालेंगे बॉडी पर, तो उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, तनाव आ जाएगा लंग्स में। ठीक है, आप सब लोग रेडी रहिए, बहुत रिलैक्स होकर बैठिए। अब आप जब आप इनहेल करेंगे धीरे धीरे अपनी सांस अंदर लेंगे और 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। सो स्टार्ट, धीरे 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 सांस लीजिए, कुछ भी नहीं सोचना है, मन को खाली रखना है और काउंटिंग करते रहिए। और जब आपका लंग्स फुल भर जाए फिर 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे। जब 1 से 10 तक काउंटिंग होगा उसके बाद अपनी सांस को वापस छोड़ेंगे और दोबारा से काउंटिंग करेंगे।
इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे इनहेल करेंगे और काउंटिंग करेंगे 1 से। जब लंग्स फुल हो जाएंगे तब 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे और सांस रोके रखेंगे। उसके बाद फिर से एक्सहेल करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे और फिर से काउंटिंग करेंगे। ये प्रोसेस 3 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस आप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। जिन लोगों ने प्रोसेस 3 टाइम रिपीट कर लिया है वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आप ये बताइए, सीमा गोयल जी, पहले आप बताइए, आपने जब इनहेल किया और एक्सहेल किया, आपकी काउंटिंग क्या क्या थे? इनहेल में कितनी काउंटिंग थे और एक्सहेल में कितने काउंटिंग थे? 20 20 20। वो अच्छा, 20 20, तो आपका इक्वल रहा। आपने कितने काउंटिंग में ब्रीथ को होल्ड किया है? वो भी अराउंड 20। ओके, दैट्स गुड। सो ये प्रैक्टिस आप करेंगे। अभी मैं किसी और से भी बात करना चाहूंगा यहाँ पर। वंशिका शर्मा जी, आपने तो हमने 3 राउंड किया है। एवरी डे 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे और आपको करना क्या है, हर एक ब्रीद में एक काउंटिंग इंक्रीज कीजिएगा आप। ओके। ठीक है, तो आप पाएंगे 15 डेज के बाद आपकी जो काउंटिंग है वो 50-60 के आसपास हो जाएगी। देखिए इसका रीजन क्या है, आपकी काउंटिंग कम है, मैम की काउंटिंग ओनली 20 है, किसी और की काउंटिंग 15 होगी, किसी का 30। ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी है। हमारे सबके लंग्स का साइज है, बट लंग्स की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। एक्सरसाइज नहीं होने से लंग्स अच्छे से एक्सपेंड नहीं होते। जब लंग्स एक्सपेंड नहीं होते, हम उसमें ज्यादा एयर फिल नहीं कर पाते। ज्यादा एयर फिल नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स हम काउंटिंग कम करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमारे लंग्स ओपन होने लगेंगे, उसमें ज्यादा एयर जाएगा और आपके काउंटिंग्स इंक्रीज हो जाएंगे। लंग्स में जितना ज्यादा एयर होगा, लंग्स के अंदर उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो बहुत देर तक आप अपने ब्रीथ को होल्ड भी कर पाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे 3 मेजर बेनिफिट होंगे जो सरप्राइजिंग होंगे। पहला बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल अगर इंप्रूव हो गया तो बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा, लंग्स की एक्सरसाइज जब हो रही होगी, आपकी नाड़ियां, हमारी जो 3 नाड़ियां होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करने लगती हैं। जब तीनों नाड़ियां कोऑर्डिनेट करती हैं तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष धीरे धीरे संतुलित होने लगते हैं। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ये मन, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते, इधर उधर मचलते रहते हैं। इस प्रोसेस में धीरे धीरे आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, ब्रेन शांत होने लगेगा, ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। आपको करना क्या है कि स्पेशल बात, जब भी आप ये मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मान लिया आपने 5 मिनट्स किया तो उसके एकदम बाद खड़े नहीं होना है। ठीक है, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के एकदम बाद वो खड़े हो गए। ऐसा करने से वो गिर सकते हैं। इसका कारण क्या है, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपका ब्रेन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, फोकस हो जाता है ब्रीथ पर, तो बाहर उसको फोकस होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए ये प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बैठे रहें, हिले डुले, तो ब्रेन नॉर्मल स्थिति में वापस आएगा। ठीक है, सुनिए।
हाँ, अभी अब हम बात, तो अब ये छोटा सा एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिया है, अगर आप इसको मॉर्निंग में रेगुलर करते हैं और सोने से पहले करते हैं तो आपकी नींद जो है 20% इंक्रीज हो जाएगी। डे 1 में ही आपको लगेगा आज बहुत गहरी नींद आई है, सोने से पहले अगर ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये भी योगा से जुड़ी हुई हैं, जो आपके शरीर के तनाव और मन के तनाव को कम करने में बहुत ज्यादा काम आएंगी। सो अभी मैं आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स का एक अभ्यास बता रहा हूं जिसपे आप फोकस करेंगे। देखिए, अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे। अभी पहले आप सभी लोग 3 बार सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब अपना राइट हैंड अपने पेट के ऊपर रखिए, राइट हैंड अपने पेट के ऊपर रखिए। अब 3 बार सांस लीजिए और सांस छोड़िए। और मुझे ये बताइए, जब आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर की तरफ आता है अंदर की तरफ जाता है? जिनका पेट बाहर की तरफ आता है वो राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, जिनका पेट अंदर की तरफ जाता है वो लेफ्ट हैंड उठाएंगे। तो हाँ, तो ये ध्यान रखना है जब आप, थैंक यू, हाथ नीचे कर लीजिए। जब आप सांस लेते हैं लंग्स के अंदर एयर जाती है, आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स फूल रहे हैं, तब पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि एयर को बाहर निकालते हैं, तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। अगर ये रिदम मेंटेन नहीं है, इन लोगों को शारीरिक थकावट, तनाव और सरदर्द की समस्या हमेशा रहती है। तो आप ये अभ्यास करें, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करेंगे, आप ये प्रैक्टिस करें डेली लाइफ में भी, कि जब सांस ले रहे हैं पेट बाहर की तरफ है, जब सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। अब दोबारा से 3 बार सांस लीजिए और ये प्रयास कीजिए जो मैंने बताया है। हाथ रखेंगे तो आपको आभास हो जाएगा पेट का मूवमेंट कहां हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस ना करें। सर मेरी एक क्वेरी है, इस जॉब बता रहे हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, हाँ, जैसे बोलिए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई सांस तो विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जा रही है, तो पेट में तो जा नहीं रही सांस, फिर पेट क्यों फूलता है? लंग्स के, देखिए अब आप से इसका देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, आप ये देखिएगा। ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, और ये हमारा यहां पर पेट है, ठीक है। अब सवाल ये होता है, ये लंग्स अपने आप फूलते कैसे हैं? पेट के और लंग्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ढोलक में रबर चढ़ी रहती है ना एक साइड में, ऐसे ही वो यहां पे होती है। जब हमारा पेट बाहर की तरफ को निकलेगा, ये रबड़ नीचे को खींचेगी, और रबड़ के नीचे खींचने से ये फेफड़े फूल जाएंगे, लंग्स फूल जाएंगे, इनके अंदर हवा जाएगी। जब हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा तो ये मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ उठेगी, इससे फेफड़े, लंग्स हमारे पिचक जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इनकी हवा बाहर आएगी। इसे बोलते हैं डायाफ्राम। सो हमारे लंग्स का एक्सपेंड होना और कॉन्स्ट्रिक्ट होना, फूलना और पिचकना, ये इस डायाफ्राम के मूवमेंट से होता है। अब आप खुद से सोचिए, आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स आपके फूल गए, लंग्स फूल गए तो ये जो डायाफ्राम है ये तो नीचे जाना चाहिए ना। और अगर डायाफ्राम नीचे जाना चाहिए तो पेट कहाँ की तरफ को आना चाहिए? बाहर की तरफ। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स फूल रहे हैं, डायाफ्राम नीचे जा रहा है, पेट हम अंदर दबा रहे हैं। इस गड़बड़ से क्या होता है, पेट के अंदर एक दबाव पैदा होता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि लंग्स का भी दबाव नीचे की तरफ हो गया, पेट को भी आपने अंदर की तरफ दबा लिया, तो जो ब्लड आसपास के एरिया में था वो सारा का सारा स्किन में आ जाएगा और ब्रेन की तरफ जाएगा, पैरों में जाएगा, पेट में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और इससे धीरे धीरे आपका बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी के जो अंदर के हिस्से हैं वो सब तनाव में आएंगे, उनमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, दुनिया भर की पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आप सांस लेते हुए ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहिए, बाहर आना चाहिए, अभी क्लियर मेरे को नहीं। अच्छा, जब आप सांस लेंगे पेट बाहर की तरफ रहेगा, जब सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे अभी। जब आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो सांस के इस रिदम का ध्यान रखेंगे। सांस लेते हुए पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। अब आप शांत बैठ जाइए, अपने शरीर को जैसी स्थिति में रखना चाहें वैसी स्थिति में रखिए, बिल्कुल शांत अवस्था में रहिए। अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो भी अच्छा है, कमरे के नीचे हैं, कमरे के अंदर हैं तो भी अच्छा है। अब आप धीरे धीरे ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे और मुझे सुनते रहेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे। सांस लेते रहिए, आप रिलैक्स की स्थिति में रहिए जैसे आपको ठीक लगे। जब आप सांस लेंगे आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, जब आप सांस लेंगे पेट बाहर आएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। और आप महसूस कर सकते हैं कि आपका पेट एक प्रेशर बना रहा है। जब प्रेशर अंदर की तरफ जाता है तो फेफड़ों की हवा बाहर आती है, जब पेट का प्रेशर बाहर की तरफ जाता है हवा फेफड़ों के अंदर जाती है। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। अब आप अपने पैर के पंजों पर ध्यान देंगे। अब अपने पैर के उंगलियों को हिलाइए, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ पैर की उंगलियों को अपने आप हिलाना है, हाथ से नहीं हिलाना है, हाथ से नहीं हिलाना है, नेचुरली पैर की उंगलियों को हिलाइए। बस रिलैक्स। अपनी एड़ी को हिलाइए, अपने घुटने में थोड़ा मूवमेंट कीजिए, अपनी जंघाओं में थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। अब अपने पैर को शांत छोड़ दीजिए, जैसी भी स्थिति में आपको लगे वैसी स्थिति में शांत छोड़ दीजिए। अब वो अपने सांस पर ध्यान रखें, वो नहीं टूटना चाहिए, ध्यान सांस पर रहेगा। पैर को शांत छोड़ दीजिए। अब आप महसूस कीजिए कि पैर के कौन से हिस्से में थकावट या दर्द का अनुभव कभी कभी आपको होता है। अगर पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियों को टाइट कीजिए और फिर ढीला कीजिए, पिंडलियों को टाइट कीजिए और ढीला कीजिए। अगर जंघाओं में दर्द होता है, जंघाओं को टाइट कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रोसेस में क्या होगा, मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, लेकिन उसे ऑक्सीजन चाहिए तो ब्रीदिंग प्रॉपर करते रहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहिए और वो सप्लाई मसल्स में पहुंचाइए। ऐसा 5-6 बार आप मसल्स के साथ करेंगे, ब्रीदिंग करते रहिए और अपने पैर को टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, और ये प्रोसेस 10 बार करेंगे। अब जैसे भी आप बैठे हुए हैं वैसे ही आपने गुदा मार्ग को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। ऐसा आप 5-6 बार करेंगे और ब्रीदिंग करते रहिए। गुदा मार्ग में स्फिंक्टर वाल होती है, उससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप जैसी भी स्थिति में बैठे हैं अपनी कमर को टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा 10 बार करेंगे। टाइट कीजिए, बैठे बैठे टाइट हो जाएगी कमर, फिर ढीला छोड़ दीजिए। टाइट, जब आप कमर को टाइट करेंगे आपकी चेस्ट भी टाइट हो जाएगी। टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, और ऐसा टोटल 10 बार आप करेंगे। अब अपने हाथ की मसल्स को टाइट कीजिए, दोनों हाथ आपस में बांध लें अगर संभव है, और दोनों हाथ बांध लें, इन्हें बांध लें आप जैसे हाथ बांध के बैठते हैं। अब टाइट कीजिए दोनों हाथ,
और ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेते रहिए, ब्रीदिंग वही चलती रहेगी, ब्रीदिंग नहीं छोड़ना है। ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। टाइट कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा आप 10 बार करेंगे। टाइट कीजिए अपने हाथों को, ढीला छोड़ दीजिए। टाइट कीजिए अपने हाथों को, ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपनी गर्दन को टाइट करेंगे, मुंह को अंदर की तरफ खींचेंगे, गर्दन टाइट हो जाएगी और ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा आप धीरे धीरे 5-6 बार करेंगे, लेकिन सांस लेते रहेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने कैमरे में किया है। हाँ, बिल्कुल जैसे आपने किया हुआ है। अमर सिंह जी ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ऐसे आप कैमरे में देखिए, अमर सिंह जी ने जैसे किया है। फिर आपकी कमर सीधी रहेगी और धीरे धीरे हाथ आगे की तरफ आएंगे। हाथ ऐसे ही बंधे रहेंगे एक दूसरे में, कमर सीधी रहेगी। जितना आप आगे ला सकते हो उतना आप अपनी अक्षमता से लाइए और ब्रीदिंग करते रहिए। अब यहां आपको एक खास काम करना है। हाथ जब ऊपर जाएंगे सांस लेंगे, हाथ जब नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे। ध्यान रहे, हाथ जब ऊपर जाएंगे सांस लेंगे और जब हाथ नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे। इसे धोखनी प्रक्रिया बोलते हैं। जब आप हाथ ऊपर जाएंगे आप सांस लेंगे, जब हाथ नीचे की तरफ आएंगे आप सांस को छोड़ेंगे। ऐसा 5 से 10 टाइम्स आप करेंगे। दस बार से ज्यादा नहीं करेंगे। जब 10 बार हो जाए शांत बैठेंगे। जब 10 बार हो जाए शांत बैठेंगे। जब ये प्रक्रिया 10 बार हो जाए बिल्कुल शांत बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे अपने मन के अंदर ओम की ध्वनि उत्पन्न कीजिए। धीरे धीरे अपने मन के अंदर ओम की ध्वनि उत्पन्न कीजिए। और अभी मैं एक म्यूजिक चलाऊंगा, आप उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा। अगर आपको आवाज आ रही है तो कोई एक व्यक्ति हाथ उठा दे, मैं समझ जाऊंगा। इसी पर ध्यान लगाइए। आंखें बंद कीजिए। ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो रहा है। अचानक से आपको बड़ी सुंदर खुशबू का अपने चारों तरफ एहसास होगा। बड़ी सुंदर अनुभूति आपको करते रहिए। मन के अंदर कोई विचार ना आने दें, केवल इस मधुर संगीत पर ध्यान दें। आपके शरीर में कंपन का अनुभव होगा। इस कंपन का अनुभव करें। बिल्कुल शांत रहिए। अपना पूरा ध्यान इस म्यूजिक पर केंद्रित कीजिए। अपना पूरा ध्यान
म्यूजिक पर केंद्रित कीजिए। ये संगीत आपके मन का गीत है। ये मन का वो गीत है जो अनंत ब्रह्मांड में आपको लेकर जाता है। जिस भी रूप में ईश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान, जिस भी रूप में ईश्वर को प्रकृति के रूप में, सावित्री के रूप में, देवता के रूप में, जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं, उसी ईश्वर, वही रूप ईश्वर का आपकी आत्मा का स्वरूप है। अपनी आत्मा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। आपके शरीर के अंदर एक दिव्य प्रकाश युक्त ज्योति उत्पन्न हो रही है। आपके शरीर के अंदर एक दिव्य प्रकाश युक्त ज्योति उत्पन्न हो रही है। उस ज्योति पर ध्यान दीजिए। अपने मन की लो इस प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ दीजिए। ये नाद आपके मन का नाद है। ये नाद इस ब्रह्मांड का नाद है। इस पूरे नाद को इस ब्रह्मांड के साथ में जोड़ दीजिए और अपने अंदर एक दिव्य शक्ति और प्रकाश का अनुभव कीजिए। देखिए, जैसे ही आपको अपने अंदर एक प्रकाश का अनुभव होगा, आपको एहसास होगा अनावश्यक रूप से आप गुस्सा करते हैं। गुस्सा आपकी प्रकृति नहीं। नेत्रों में जल भर आएगा, अपनी गलती का पछतावा होगा और वो गलती आंसुओं के रूप में आपके नेत्रों से छलक जाएगी। आपका स्वभाव गुस्सा करना नहीं, क्रोध आपकी प्रकृति नहीं, क्रोध आपकी प्रकृति नहीं है। फिर ये क्रोध क्यों? अपने अंदर के क्रोध को अपनी भावनाओं के रूप में निकाल दीजिए। इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समाहित कीजिए। ईश्वर का अनुभव कीजिए। ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा में विद्यमान है। इनसे नफरत क्यों? जो प्रकाश आपकी आत्मा में है वही प्रकाश अन्य लोगों की आत्मा में भी है। जैसे कमरे में जली हुई अगरबत्ती सभी को अपनी खुशबू देती है, ऐसे ईश्वरीय शक्ति सभी में समान होती है। फिर किसी से नफरत क्यों? किसी से नाराजगी क्यों? किसी से द्वेष क्यों? अब सोचिए, हमें क्या आवश्यकता है किसी से जेलसी फील करने का, किसी से ईर्ष्या करने का, किसी से क्रोध करने का? सब कुछ आप ही तो हैं। जो आप हैं वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही आप हैं। तो आप किस पर क्रोध कर रहे हैं? किसी और पर या अपने आप पर? अगर आपने अपने हस्बैंड पर या अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर या किसी दोस्त पर क्रोध किया तो सोचिए आपने क्रोध किस पर किया, सामने वाले पर या खुद पर? अगर उस सामने वाला इस रहस्य को नहीं समझता, आप तो समझते हैं, तो अगर आप रहस्य को समझते हैं तो आप शांत क्यों नहीं? अपने अंदर इस संगीत को, आत्मा के संगीत को महसूस कीजिए। सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। आत्मा के संगीत का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके अंदर क्रोध क्यों है, दुख क्यों है। आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, आपके अंदर जो प्राण है, उसमें ना क्रोध का कोई स्थान है, ना दुख का कोई स्थान है। या क्रोध और दुख का स्थान नहीं है, वहां आपके अंदर ये क्रोध और दुख कैसे आया? अपने नेत्रों से अपने क्रोध को अश्रुओं के रूप में बाहर निकाल दीजिए। अपने दुख को अपने अंदर से धक्का देकर बाहर निकालो और बोलो, आत्मा केवल सुख रहने के लिए है। आत्मा में केवल सुख का स्थान है। आज आप एक शक्ति को महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए आपका पूरा शरीर बहुत सुंदर है। जैसा भी प्रकृति ने दिया है बहुत सुंदर दिया है। आपके शरीर में जो भी कष्ट है वो आपके मन की शक्ति से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपके शरीर के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और वो दवा, वो शक्ति, वो मेडिसिन
आपके आत्मा के प्रकाश से आ रही है। महसूस कीजिए आपके घुटनों का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। आपके शरीर के हर हिस्से में गर्मी का अनुभव हो रहा है। महसूस कीजिए आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं। देखिए यही जादू है, यही तंत्र है और यही मंत्र है कि आपकी आत्मा की शक्ति ही आपको ठीक कर सकती है। अपने अंदर ये विश्वास कीजिए कि आज आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आपका स्वभाव नहीं है। महसूस कीजिए आप गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव है शांति एवं प्रेम। आप शांत रहेंगे। जब आप सोएंगे आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। आप शांत होकर सोएंगे। जब आप खाना खाएंगे तो भोजन का आनंद लेंगे, उसके स्वाद को महसूस करेंगे, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आपके मन के अंदर से सारी बुरी भावनाएं धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। आपके हाथ, आपका शरीर धीरे धीरे आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। आपके अंदर एक नेत्रों में आकर्षण उत्पन्न होगा और आप जिसे देखेंगे उसका मन शांत होगा। महसूस कीजिए हजारों लाल गुलाब के फूल आपके चारों तरफ हैं। आप उन्हें छू सकते हैं। आप उन्हें छू सकते हैं। आप उन गुलाब के फूलों की खुशबू अपने नाक में महसूस कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे आपका अंदर और बाहर का वातावरण बहुत पवित्र हो गया। अब आपको सरदर्द नहीं होगा। आपका सरदर्द, माइग्रेन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपका पेट धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उसकी पाचन शक्ति बढ़ रही है। आपका हृदय इस संगीत के रिदम के साथ चल रहा है और हृदय बड़ा शांत स्वभाव से कार्य कर रहा है। आपका पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेगा। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और ध्यान रखें सांस लेने का एक रिदम होना चाहिए। जितनी देर सांस ले रहे हैं उतनी देर छोड़ रहे हैं। अब इस संगीत पर अगले 1 मिनट तक पूरा ध्यान लगाइए और मैं उस समय तक शांत रहूंगा। के विषय में सोचिए जो आपके अपने, जिन्हें आप प्रेम करते हैं। अपने मन की शक्ति द्वारा उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जिन्हें आप प्रेम करते हैं अपने मन की शक्ति से उन्हें आशीर्वाद दीजिए और जिन्हें आप प्रेम नहीं करते हैं उन्हें अपने मन की शक्ति से आशीर्वाद दीजिए। जिन्हें आप प्रेम करते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जिन्हें आप प्रेम नहीं करते हैं, जो अज्ञात हैं, अजनबी हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जिनसे आप नाराज हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिनसे आप नाराज हैं उन्हें अक्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए आप जिनसे आप नाराज हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए सबको जिनसे आप नाराज हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। और ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर आप हमें क्षमा करें। हे ईश्वर आप हमें क्षमा करें। सबको क्षमा कर दें। धीरे धीरे सबको क्षमा करें।
आप आंखें नहीं खोलेंगे और इस संगीत को अब अपने अंदर अनुभव करते रहिए। इस संगीत को अपने अंदर अनुभव करते रहिए। ये संगीत आपके मन का गीत है। सबको क्षमा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और सबके होने का अनुभव कीजिए। सबको क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए बिना कुछ बोले। बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए बिना कुछ बोले। बस बोलना नहीं है, शांत बैठना है। ये जो शांति है, ये आपके शरीर में, आपके जीवन में 24 आवर्स 7 डेज एंड थ्रू आउट द लाइफ रहनी चाहिए। यही वो शांति है जो मन की शांति है। यही ध्यान की एक गंभीर अवस्था है। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, अपने कोहनियों को हिलाइए, अपने कंधों को हिलाइए और अपनी दोनों हथेलियों को बिल्कुल नमस्ते की मुद्रा में धीरे धीरे रगड़िए और तब तक रगड़िए जब तक पूरी गर्म ना हो जाए। इस गर्मी का अनुभव होना चाहिए, इतनी गर्म के माचिस की तिल्ली जल जाए। और जब इतनी गर्म हो जाए, अपना चेहरा इससे ढक लीजिए। ये आप महसूस करेंगे आपकी हथेलियों में कंपन हो रहा है। ये कंपन ध्यान की शक्ति का कंपन है और इस कंपन से अपने चेहरे को सहलाइए, धीरे धीरे सहलाइए, फिर से हथेली रगड़िए और ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराइए। इस समय आपके हाथों में योग की शक्ति है। हाथों को रगड़िए और शरीर के जिस हिस्से में दर्द है उसको सहलाइए। इसी कंपन शक्ति से वो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपके हाथों में जो शक्ति आई है उससे अपने शरीर के उस हिस्से को गर्मी दीजिए जहां आपको शरीर में कोई कष्ट है। और यदि अभी भी दर्द है, आपको चमत्कारिक रूप से ऐसा लगेगा किसी ने जादू से झाड़ दिया। कहते ना झाड़ा देना, वो यही है मन की शक्ति। आपको धीरे धीरे उस दर्द में कमी का आभास होगा। आपके शरीर में जहां कष्ट है, इस तरह से आप उस कष्ट को इस शरीर की ऊर्जा शक्ति से ठीक कर सकते हैं। अब धीरे धीरे शांत रहिए। अब आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर का समय है। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। दीप जी, मैं आपको वापस होस्ट बना रहा हूं। यस, रेखा जी। हाँ डॉक्टर, अभी कभी कभी वो ऐसा हील टकने में बहुत पेन्स आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दर्द होता है देखिए, उसमें। अगर टखने में पेन आता है तो एक तो विटामिन डी की कमी बहुत है, इसका मतलब। ठीक है। अच्छा। और शरीर का अच्छा। कभी कभी जब वजन बढ़ता है, वो समस्या हाँ। पैदा करता है। आयु के साथ में हमारी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो अच्छा। हल्की गुनगुने पानी की सिकाई आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप अच्छा। गुनगुने पानी में सीधा नमक डालिए और सीधा हाँ नमक से सिकाई की झराई जिसको बोलते हैं ना, देसी हाँ भाषा में हाँ झराना, हाँ। कीजिए। वो अच्छा आपको अच्छा। बहुत लाभ देगा। और हाँ इसके अलावा थोड़ा आपको दूध, अगर आप दूध पी सकते हैं, बिना मलाई हाँ। का दूध पी, बिना मलाई का, हम्म। तो इससे धीरे धीरे घुटनों में कैल्शियम डिपॉजिट होगा। अच्छा अच्छा। ठीक। आप सबसे बाकी लोग पहली मेरी जी। स्थिति ये है, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो ध्यान ही कराया, तो अभी ध्यान योग पे से चित्त हट ही नहीं रहा है। दूसरी बात, आपने जो ताली से इस घर्षण करवाया, घर्षण करवा के जो दर्द वाले स्थान पे लगवाया, उससे दर्द में जरूर 80% एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने झाड़ दिया। क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था और वो दर्द जा नहीं रहा था। लेकिन अभी मैंने जो रगड़ा और रगड़ने के बाद हाथ पे जो इस लगाया, तो उससे मेरे को बहुत राहत मिली। ये तो मैंने अनुभव करा। और यहाँ मैं ध्यान आपको से एक तो अभी चीज चित्त बता हट ही देता नहीं हूँ। रहा। ये लग रहा है कि उसी में ही बैठे रहो, उसमें ही बैठे रहो। हाँ, शांत अवस्था में रहिए अभी कुछ देर। मैं आपको एक बताता हूँ। गली मोहल्ले में कुछ माई ऐसी होती है जो झाड़ा देती है। ये झाड़ा देने की प्रक्रिया क्या है, इसे समझिए। झाड़ा कोई झूठ नहीं है, धोखा या अंधविश्वास नहीं है। वो लोग अपने मन में ध्यान लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो झाड़ा देता है वो ध्यान लगाता है। तो ध्यान लगाने का उन्हें इतना अभ्यास हो जाता है कि वो 1 मिनट में ध्यान लगाकर अपने शरीर से शक्ति इकट्ठी करते हैं और उसी शक्ति से दूसरे के शरीर में शक्ति का ट्रांसफर, इसे बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा।
टच थेरेपी, स्पर्श चिकित्सा। ये इंडिया की पद्धति है और विदेशों में बड़ी प्रसिद्ध हो रही है अब, छू करके इलाज करना। तो अगर आप नियमित अपना ध्यान योग करते हैं तो वहां आप अपने हाथों में भी इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं कि खुद को आप आराम दे सकते हैं। जी। अगला क्वेश्चन सीमा जी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिवाइटलाइजिंग होता है आपका सेशन। हम तो आपके फैन भी बन चुके हैं अब तक 2-3 थैंक यू सेशंस सो के। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई साधक जो कि योगा भी करता है नियमित रूप से, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन कुछ उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कभी कभी डिप्रेशन के फिट पे आ जाता है, हाँ, तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलने के लिए, लेने के लिए क्या करना होगा? कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कि जिस कोई पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आया कि 1 घंटा वो रो रहा है, बहुत दुखी है, तो क्या करना चाहिए कि इमीडिएटली? इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है और ये आप एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। आप सोसाइटी में एक ग्रुप जरूर बनाइए और ग्रुप उसको, जैसे मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, मैंने उस ग्रुप का नाम रखा है पेन किलर। अब ये ग्रुप क्या करता है? एक्चुअली हमारे को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम अपनी बात किसी कोई सुनने वाला ना हो। जब हमारी बात कोई सुनने वाला ही ना हो, सबसे ज्यादा घुटन तब होती है। तो हमेशा एक ऐसा ग्रुप बना के रखिए अपना, जब आपको कोई मन रोने का हो, आप किसी के सामने अपने मन की कह सके, रो सके। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अपने मन की नहीं कह पाते वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जिनके पास कोई है जिससे वो अपने मन की कह पाए, वो एकदम से बहुत रिलैक्स हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई आपका फ्रेंड मित्र जब बहुत दुखी होता है, आपको रो रो के अपनी कहानी बताता है और उसके बाद वो बड़ा रिलैक्स फील करता है। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दें। जो भी देखिए, ये कहने में आसान है और करने में कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमें आदत नहीं है। जो हो रहा, जब कोई चीज अच्छी हो रही थी तब आपको दुख का अनुभव क्यों नहीं हुआ, और जब कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो दुख का अनुभव क्यों हुआ? एक्चुअली जब हम चीजों से जुड़ जाते हैं तब हम दुख का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब हम सुखी होते हैं, हम चीजों से जुड़े हुए नहीं होते, अपने आनंद में मगन होते हैं। और जब हम किसी से जुड़े रहते हैं तब हम अपने आनंद में मगन नहीं होते। तो मेरी नेचर ऐसी है, ठीक है, अगर चोट लग गई है ना तो मैं थोड़ी देर तक तो चोट का भी होने का अनुभव करता हूँ। अब चोट लगी है तो थोड़ा तो दर्द होना चाहिए ना, चोट भी तो अपना असर दिखाएगी, उसमें रोने की क्या बात है? ठीक है, ब्लेड लग गया हाथ में, कट लग गया है, दर्द तो होगा, उस दर्द का भी एक आनंद है, और वो बहुत देर तक कभी नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति बहुत देर तक नहीं रह सकती, ना सुख की और ना दुख की, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर चोट लगी है तो ठीक है, हम इसको साफ करेंगे, इस पे पट्टी करेंगे, और थोड़ी देर के बाद दर्द ठीक होगा, और थोड़ी देर तक तो रोने से भी दर्द ठीक नहीं होगा। जब आप ये अनुभूति करने लगते हैं, आपको मान लिया XYZ आप पे बहुत गुस्सा हो गया, कितनी देर तक गुस्सा रहेगा? ना तो वो बहुत समय तक आपसे खुश रहेगा, ना बहुत समय तक आपसे दुखी रहेगा। तो आप ये भावना रखिए कि सामने वाला, सोचिए कितना दुखी है अपने मन से कि बेचारा गुस्सा दिखा रहा है। आप तो अपने मन से स्वस्थ है ना, तो आप वो गुस्सा ले क्यों रहे हैं? सामने कोई मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। एक एक्सीडेंट में एक साल के बच्चे के पैर के 2 टुकड़े हो गए, हड्डी टूट गई स्किन के अंदर, और पूरा परिवार उनका बेहोश होकर गिरने लगा। मैंने पूछा एक सवाल कि इस समय आप सब लोग चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, तो बच्चे का इलाज कौन कराएगा? अब मैं माँ को संभालूं, माँ की उसकी नानी को संभालूं, उसके मामा को, पापा को संभालूं, तुम तो सब बेहोश हो रहे हो। तो इसका मतलब तो तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो इस लायक नहीं हो इस बच्चे को रख सको। कष्ट बच्चे को हुआ है, इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब डॉक्टर जाने से पहले आपने रोना धोना मचाना शुरू कर दिया, तो ये हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बड़ी कमजोर हो जाती है। इस पर काम करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा गूगल से या कहीं से भी अच्छा लिटरेचर लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको पढ़िए और समझिए अपने इमोशंस को, कि हमारे इमोशंस कैसे नेगेटिविटी फैलाकर कभी कभी हमें बहुत कमजोर कर देते हैं। जब आप इन्हें समझ जाएंगे, कितनी भी डेंजरस कंडीशन क्यों ना हो, बड़े शांत होकर आप उसे हैंडल कर लेंगे, और वही लोग लीडर बनते हैं। किसी भी ग्रुप में जब कोई दुर्घटना हो जाती है, एक आध ऐसा आदमी होता है जो सबको संभाल लेता है, क्योंकि वो उस समय रो नहीं रहा होता है,
वो बहुत समझदारी से काम लेता है। तो ये जब ये समझदारी आपके अंदर आएगी, आप पाएंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है हाँ आज बेटा बहुत नाराज है, उसने मिसबिहेव किया, लेकिन कोई रीजन जरूर रहा होगा जो उसके अंदर इतना एग्रेशन था कि आज उसने मिसबिहेव कर दिया। अब आप रिएक्शन ना दीजिए, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तभी तो गुस्से में बोला वो। ये उसका स्वभाव तो नहीं था ना। तो आज उसने ऐसा स्वभाव क्यों दिखाया कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। आप शांत रहिए, चिल्ला करके बार बार उसे टोक करके उसकी प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाइए। जब वो नहीं शांत नहीं कही किलो तब उससे बात कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप परिस्थितियों को पहले से ज्यादा संतुलित कर पा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन। हाँ, डॉक्टर प्राणवायु लेने का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? 10-10-20? नहीं देखो, आपको धीरे धीरे रेशियो बढ़ाना है। एकदम से हाँ, रेशियो बढ़ाएंगे तो पेन हो जाएगा, चेस्ट में पेन हो जाएगा। कैसे? अच्छा शुरू में अच्छा आपने 4-5 दिन प्रैक्टिस किया, 10 तक काउंटिंग करना, 10 तक काउंटिंग छोड़ना और 10 तक काउंटिंग रोकना। फिर धीरे धीरे अच्छा। आपने 15 काउंटिंग कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद 20 का, इसको आप 60 तक हाँ, लेकर के जाइए। अच्छा लेकिन 60 तक ले जाने में 1 महीने का टाइम लीजिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो चेस्ट पेन हो जाएगा, क्योंकि मसल अकड़ जाएंगे, उसको इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। जी अगला क्वेश्चन। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आपसे बाद में बात करना चाहता हूँ, आपका नंबर लेना चाहता हूँ। आप ले लीजिए 8979 में, या चैट बॉक्स में लिख देता हूं सबके लिए। हाँ लिख दीजिए। अगर मेरा नंबर, अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, तब जी समझ जाइएगा मैं किसी के साथ हूं। मैं कॉल बैक जरूर करता हूं हमेशा। अच्छा अच्छा, मैं और थोड़ा आप मुझे लीव। व्हाट्सएप तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया 8979131079। ये ठीक है हमारे बहुत पुराने साधक हैं, डॉक्टर राजीव कुमार रावत, आईआईटी जी खड़गपुर से हैं ये। तो अभी इनको कुछ समस्याएं भी हुई स्वास्थ्य की, तो जी ये आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ तब टेक्स्ट कर दीजिए, जैसे ही मैं फ्री हूंगा, मेरी हैबिट है ये, मैं कॉल बैक करता हूँ सभी को। जी सर, जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक है दीप जी, क्वेश्चन तो अभी शायद नहीं है, आगे का आप संभालिए। एक बहुत प्रश्न मेरा धन्यवाद। था, जो आपने जी बैठ के करावी, ये आसन जो आया था ध्यान वाला, इसको अपन ले कर सकते हैं क्या? लेट लेट के सब आसन। हाँ देखिए, आपको अगर शाम सोने से पहले इसको लेट कर कीजिए। अगर आप लेट कर करते हैं ये ज्यादा लाभ देगा, लेकिन उस परिस्थिति में नींद आ जाएगी, अच्छी बात है। क्यों? और अच्छी बात क्या होगी, देखिए हमारे ब्रेन में आपको मैं फंक्शन समझाता हूं। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम करते हैं, ऐसे ब्रेन का होता है, एक ईसीजी वगैरह होता है ना ब्रेन का। सो ब्रेन के वेव्स होते हैं। सो जब आपके ब्रेन में अल्फा वेव जो चल रहे होते, अभी आपके सबके ब्रेन में बीटा वेव्स हैं एट परसेंट। जिसका कंसंट्रेशन नहीं बना, जो आम आदमी होता है, उसके ब्रेन में अल्फा वेव चलते रहते हैं, उथड़ पुथड़ मची रहती है। दिमाग जब शांत होता है, रिदम में आता है, तो आपके बीटा वेव होते हैं। जब दिमाग बहुत शांत हो जाता है तब आपके अंदर गामा वेव्स होते हैं। और जब बहुत शांत दिमाग रहता है, बिल्कुल शांत, ना हंसने का मन करता, ना मुस्कुराने का, ना गुस्सा करने का, उस समय डेल्टा वेव्स आपके अंदर होते हैं। तो जब आप अल्फा वेव्स के साथ सोते हैं, जो नॉर्मल आदमी सोता है, जो ऑफिस से आया है, दिन भर की उधड़ बहन है, उसकी नींद बहुत बेकार नींद होती है। क्यों? उसके अंदर, ब्रेन के अंदर थॉट बहुत तेजी से चलते रहते हैं, उसको डरावने सपने आते हैं। क्यों आते हैं? सपनों में आपने देखा होगा कि आप निकले तो घर से पहुंच गए हॉस्पिटल में, अचानक से कहीं तीर्थ स्थल पर पहुंच गए, वहां से आप कॉलेज पहुंच गए। आपने देखा अरे मैं तो नंगा ही खड़ा हूं, कभी आपने देखा मैं तो मार्केट में खड़ा हूं। क्यों? आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स हैं, इतने थॉट एक साथ हैं, वो आपस में जुड़ते रहते हैं रैंडमली, और एक सपने की स्टोरी बनती रहती है। ऐसे में ड्रामनी स्टोरीज भी बनते हैं। ऐसे लोग बहुत मानसिक बेचैनी में रहते हैं, उनका बीपी का समस्या रहता है, वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, नींद में उनका मन नहीं भरता है, वो थके थके रहते हैं। जब आपका ब्रेन गामा वेव्स में जाता है तब आप बहुत शांत सोते हैं। आपको लगता है यार आज तो मजा आ गया सोने में, कितना सोया। घड़ी में देखा रहे मैं तो आज 6 घंटे सोया, लेकिन ऐसा लग रहा है कितना सोया।
तो उस समय ब्रेन इतना शांत होता है कि वो सिर्फ सोने का आनंद लेता है, नींद का आनंद लेता है ब्रेन। शरीर में रिकवरी होती है। और जो वो डेल्टा वाले होते हैं, वो डेल्टा वाले तो जब सोते हैं और जब उठते हैं, उनके लिए दोनों प्रक्रियाएं बड़ी सामान्य हो जाती है। उन्हें सपने भी याद नहीं रहते, उन्हें सपने आते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन करके सोते हैं तो आपकी नींद गामा में तो पक्का जाएगी, और गामा में जाएगी तो सुबह को लगेगा वाह आज बहुत मजा आया, खूब सोया, ऐसी अनुभव होगा। और बाकी दिन क्या होता है, अभी थोड़ी देर और, अभी थोड़ी देर और, बाकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसलिए इसको लेटकर जरूर करें, तो बहुत इसमें अच्छा। नाड़ियां होती है ना, हिंगला पिंगला और सुमना, ये भी जाग होती है क्या? देखिए ये जो अभी आपने मेडिटेशन किया, ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर था। तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के साथ मेडिटेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 450 की फ्रीक्वेंसी, 600 फ्रीक्वेंसी, 750, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। पहले आप कम फ्रीक्वेंसी के साथ मेडिटेशन कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर मत करिएगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, जैसे आज आपने 450 की फ्रीक्वेंसी पर अभी मेडिटेशन किया है, आपने 10 दिन इसका अभ्यास किया, फिर 550 की फ्रीक्वेंसी पर किया, वो उसमें मिल जाएगा यूट्यूब पर, फिर धीरे 750 की। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ब्रेन, ये सारी फ्रीक्वेंसी ब्रेन के हिसाब से है, सेट की गई है, तो आपका ब्रेन उन्हीं फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। और इससे क्या होगा, इड़ा पिंगला, ठीक है, और सुषुम्ना। देखो इड़ा एक तो आपकी लेफ्ट में, एक राइट में है, सुषुम्ना तो बिल्कुल सोई हुई है। ये क्या करेंगे, पहले इड़ा और पिंगला को एक्टिवेट करेंगे। जब इड़ा और पिंगला एक्टिवेट होती है तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब इससे क्या होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है और काम शक्ति भी बढ़ जाती है। तो हमें उस समय नियंत्रण अपने आप पर रखना है कि शक्ति ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी तो वासना, और ऊपर की तरफ जाएगी तो उपासना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप अपने आप पर नियंत्रण उस समय कितना रखते हैं, वासना या उपासना। जब उपासना की तरफ जाती है तो सुषुम्ना की सुसुप्ति धीरे धीरे टूटती है और आपका मन और शांत हो जाता है, और शांत। तब आपको अनुभव होता है, जैसे अभी आपको एक अनुभव हुआ कि आपके छूने से आप ही का दर्द ठीक हुआ, वो अनुभव होने लगते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। और कोई प्रश्न अगर है आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं और योगा ट्रेनर भी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इंडियन कंटेक्स्ट में क्या चीज दोनों में से ज्यादा यूजफुल है, साइकोथेरेपेटिक टेक्निक या फिर योगा? मैं आपको समझाता हूँ। जो साइकोलॉजी है वो हम सिगमंड फ्रॉइड के नाम से पढ़ते हैं, पर ये बात सही नहीं है। साइकोलॉजी का जो रियल कंसेप्ट है वो इंडिया से ही आया है। मैं आपको यहाँ केवल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। डेथ, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, हम 13वीं मनाते हैं। 13वीं मतलब 13 दिन, क्योंकि अगले 13 दिन उनके डिप्रेशन के, एक्साइटमेंट के, दुख के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोग उनके घर जाते हैं, उनके साथ रोज बैठते हैं, तो उनके मन लगा रहता है और वो सबके सामने रो रो करके अपने दर्द की व्यथा को कह लेते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये जब बेटी की शादी होती है और विदाई होती है तो 2 दिन के बाद उसको गोना के लिए वापस लेके आते हैं, उसको बार बार महसूस कराते हैं कि तुम दोनों घरों में एक जैसी हो, और धीरे धीरे उसका दुख कम हो जाता है। साइकोलॉजी इंडिया से ही आई है। जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं ये सब अपने आप में साइकोलॉजिस्ट हैं। अब बात करेंगे कौन सी टेक्निक सही है। साइकोलॉजी में कोई फिक्स थेरेपीज नहीं है। जैसे मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, एवर्जन थेरेपी में बहुत सारी थेरेपी यूज करता हूं। अब हर थेरेपी का अपना एक कारण है यूज होने का, और इन सब में मैं सबको प्रमोट करता हूं योगा करने के लिए। मैं अपने हर एक पेशेंट को सूर्य नमस्कार, कपालभाति और भ्रस्त्रिका, ये 3 करने के लिए जरूर कहता हूं। अब सुनिए, जो लोग सूर्य नमस्कार के सिर्फ 4 राउंड रोज करते हैं उनके शरीर का, उनके जॉइंट पेन कम हो जाते हैं। क्यों? सूर्य नमस्कार करने के 8-10 दिन के बाद आपका जो बॉडी है उसके बोन्स की पोजीशन का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। और ये मेरी रिसर्च है, 15,000 लोगों पर की हुई रिसर्च। और आपको ये भी बता दूं, 1500 लोगों पर मैंने 3 महीने तक प्रैक्टिकल किया है। मेरी बुक अभी जल्दी पब्लिश होने वाली है। दूसरा, सूर्य नमस्कार करने से हड्डियों का अपनी पोजीशन में बैलेंस बनेगा तो जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को एक्टिवेट होना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। तो ब्रेन का एक्टिवेशन बढ़ता है, ब्रेन का फोकस बढ़ता है। कपाल भाती, कपाल भाती, कपाल को चमकाना, कपाल भाती, कपाल को चमका देता है जो। तो जो लोग कपाल भाती करते हैं
उनके बॉडी में छोटे छोटे जो सिस्ट बन जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। उनका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल अप टू 70 से 90% कम हो जाता है। डिप्रेशन में 50% से ज्यादा उनका बेनिफिट होता है। तो मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में कपालभाति यूज करता हूँ। ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो ब्रेन शांत होता है और शरीर में, चेहरे पर चमक आती है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ने से शरीर की अशुद्धियां खत्म होती है। भस्त्रिका, 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 हम भस्त्रिका में धोखनी चलाते हैं। इस धोखनी से सडनली बॉडी में इतनी ऑक्सीजन आती है कि आपको पसीने आने लगते हैं, और इस प्रोसेस में शरीर के मसल्स के अंदर जो अननेसेसरली कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिट होता है, फ्री रेडिकल डिपॉजिट होता है, वो सारे डिस्ट्रॉय होकर पसीने और टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं, एंड इट हील्स योर एंटायर बॉडी। और आपको ये भी बता दें, ये जो महीना चल रहा है फरवरी का, इस महीने में सबसे ज्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है। इसे बोलते हैं सीजनल डिप्रेशन। क्यों? सर्दियों में पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, गर्म चीजों के नाम पर खाते हैं कि नहीं, उससे हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स। अब वो फ्री रेडिकल एक्टिव फॉर्म में होंगे अगले 1 महीने तक। 15 फरवरी से 15 मार्च तक फ्री रेडिकल एक्टिव हो जाते हैं, और फ्री रेडिकल तनाव और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो इस समय भ्रष्टिका और कपालभाति फ्री रेडिकल को ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देगा और आपको इससे हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने अपनी जो थेरेपी बनाई है उसका नाम है साइको स्पिरिचुअल थेरेपी। साइको स्पिरिचुअल थेरेपी। सो मैं बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। ठीक है। पर सर, जैसे योगिक आसन से इतना विजिबली डिफरेंस दिखता है, क्या इतना ही साइकोथेरेपेटिक टेक्निक से भी होता है? क्या वो भी इतनी यूजफुल होती है? हाँ, साइकोथेरेपी, जैसे मैंने आपको 2 थेरेपी का नाम अभी लिया, सीबीटी, एसएफपीटी, बहुत यूजफुल है, एक्सट्रीमली यूजफुल है। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, अब उसे योगा से थोड़ा ही ठीक कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, किसी को सिजोफ्रेनिया है, थॉट प्रोसेस, वहां पर साइकोलॉजिकल थेरेपीज बहुत काम करती हैं। लेकिन योगा उसके मन को शांत करने और हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उस केस में तो साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। दीप जी, अब समाप्ति की तरफ चलते हैं, है ना? जी, थैंक यू सर। आप बताइए सर। जी अनिल सर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत जी का। जितना उनको सुन रहे हैं उतना उनके प्रति मन में प्रशंसा के भाव और रखते हैं कि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और योग और उसका प्रयोग दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने यहाँ पर जब डॉक्टर्स आते हैं तो बहुत बार कुछ चीजें बताते तो हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग नहीं हो पाता। तो आपने इन दोनों को जिस तरह से जोड़ा है, और अब जैसे जैसे आपकी रिसर्च के बारे में और जानकारी पता चल रही है, तो हम समझते हैं कि आप भी मनुष्यता की सेवा का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। और हम सबको भी उसके ग्लिम्पसेस जो है इस एक आधा पौना घंटे के अंदर मिले, और आप पहले भी यहाँ पर आए हैं, सब लोग बड़े प्रभावित हैं और चाहते हैं कि आपका जो है वो मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहेगा। एक बार जब धन्यवाद कर लेंगे पंत जी, तो उसके बाद जो अगर कोई नए लोग आए हो तो उनका परिचय रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा और उनका परिचय करा दें। उससे पहले डॉक्टर साहब को अगर हम अपना अपने को अनम्यूट करके तालियां बजा के डॉक्टर साहब